हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। अब यूपीएससी मेंस 2024 के अंदर ऑप्शनल के पेपर्स आर डन एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इस वीडियो ऑनवर्ड्स वी विल बी एनालाइजिंग पार्ट्स ऑफ द पेपर, राइट, जहाँ पे हम देखेंगे सोर्सेस को, राइट, देखेंगे किस तरीके का क्वेश्चन था, राइट, इजी मीडियम हार्ड, क्या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, क्या ये एनालिटिकल क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंटली क्या हमने इसे कवर करवाया था, राइट, किसी तरह से भी हमने डिड वी टच अपॉन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली क्या आपका फ्रेमवर्क होना चाहिए वाइल डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। तो इन चीज़ों को हम इस डिटेल एनालिसिस वीडियो में देखेंगे एंड क्योंकि हम इन सारी चीज़ों को कवर करना चाहते हैं तो वी विल बी गोइंग सेक्शन वाइज। ये वीडियो जो है अभी डील करेगी ऑप्शन के पेपर 1 सेक्शन ए के साथ, राइट, जिसके अंदर पॉलिटिकल थ्योरी, डब्ल्यूपीटी एज वेल एज आईपीटी के जो है क्वेश्चंस आए थे एंड सब्सिक्वेंट वीडियोस में वी विल बी डीलिंग विद सेक्शन बी एंड देन पेपर 2 ए एंड बी एज वेल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली इफ यू टॉक अबाउट पेपर 1, अगर पेपर 1 की बात करें तो ये एक ऐसा क्वेश्चन इस तरह का पेपर था विच वुड रियली रियली रिवॉर्ड, और हमने अपनी शॉर्ट में भी डिस्कस किया था जब हमने पहला रिव्यू पहला रिएक्शन दिया, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फाउंडेशनल जो बेसिक एलिमेंट्स हैं पीएसआईआर के उनको बहुत थरली अंडरस्टैंड किया है, समझा है, प्रिपेयर किया है, इट विल डेफिनेटली रिवॉर्ड देम। Why? Because either there were certain straightforward questions, right, जो कि directly dealing with the topics mentioned in the syllabus, सीधा सीधा उन पे आए हुए थे, या फिर यही जो foundational concepts हैं जो कि डायरेक्टली मेंशनड है उन्हें आपने अप्लाई करना था इन दी एनालिटिकल क्वेश्चंस, राइट, कि इनको उनका किस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है या किस तरह से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के साथ इनका रिलेशनशिप बन सकता है, राइट। तो इवन इन दी एप्लीकेशन क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा टॉपिक आ गया या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था जो कि आपने डायरेक्टली सिलेबस या टॉपिक लिस्ट में ना देखा हो, राइट, दैट इट इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू स्कॉलर का एनालिसिस जो कि आपसे एक्सपेक्ट किया गया है, राइट। तो उस तरीके से एटलीस्ट उतनी कर्व बॉल्स नहीं आई, बट यहाँ पे जो मैंने कहा है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उससे टेस्ट किया जा रहा है, उससे कंटिन्यूसली जो है उस पे फोकस लाया गया है, और इसीलिए दिस वाज अ लेसन, इट वाज अ रिमाइंडर फॉर स्टूडेंट्स कि बोथ फॉर पेपर 1 ए एंड बी कीप योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर था स्पेशली आपके सेक्शन ए के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं पहले क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन 1 जिसके 5 पार्ट्स थे एंड ग्रेट पार्ट यहाँ पे आई थिंक जो मेरे को लगा था, अगर हम क्वेश्चन 1 को देखें 10 मार्क्स, क्योंकि कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं, है ना, जो 10 मार्क्स होते हैं क्वेश्चन 1 एज वेल एज 5, तो अगर हम इन दोनों ही क्वेश्चंस को देखते चाहे ये सेक्शन ए में देखें या बी में, आई थिंक इन दिस पेपर ऐसा कोई भी पार्ट नहीं था ऑफ क्वेश्चन 1 और 5 जिसको आप देख के बोले कि अच्छा इसके बारे में तो मैंने सुना ही नहीं है, राइट, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। स्पेशली इन क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट्स आई फील दैट दे वर रूटेड इन योर सिलेबस, राइट, एंड दिस इज समथिंग जहाँ पे अगर आप अप्लाई करते, स्पेशली एक्सेप्ट वन क्वेश्चन विच वॉज एप्लीकेशन बेस्ड विच वॉज डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म, बाकी सारे तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे जहाँ पे आपकी कवरेज को टेस्ट किया जा रहा था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है विच इज द बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस, राइट। तो जब हम पॉलिटिकल थ्योरी में मीनिंग एंड अप्रोचेस की शुरुआत करते हैं तो वहीं पे जो है हम इसके ऊपर टच अपॉन कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली 10 मार्कर है, पर आपने शुरुआत कैसे करनी थी कि जब भी हम पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं मल्टीपल अप्रोचेस हमारे सामने आती हैं जिसके थ्रू हम इसे स्टडी एंड समझने की कोशिश करते हैं। ब्रॉडली 2 में डिवाइड की जाती है, जैसे कि आपको पता होगा, जो ट्रेडिशनल या जो आपकी नॉर्मेटिव अप्रोचेस थी, राइट, एंड इसके अलावा जो आपकी आती हैं मॉडर्न अप्रोचेस। और इन मॉडर्न अप्रोचेस के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ साइंटिफिक रिगर लाने के लिए,
राइट, इंस्पायर्ड बाय वेरियस अदर डिसिप्लिन, जहाँ पे ये साइंटिफिक रिगर आ रहा था, ये इंडक्टिव मेथडोलॉजीज अप्लाई की जा रही थी जैसे साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, उसी से इंस्पायर होके अब जो है इन्हें अप्लाई किया गया पॉलिटिकल साइंस के रेल में भी, विच केम इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। और ये बिहेवियरल अप्रोच के अंदर ऑब्वियसली देर आर अ नंबर ऑफ थ्योरीज विच वर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये बिहेवियरल अप्रोच के साथ न्यूमरस पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड थ्योरिस्ट जुड़े हैं, राइट। पर्टिकुलरली जब ये गेन करता है इंपॉर्टेंस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट, थ्रू द वर्क्स ऑफ स्कॉलर्स लाइक बेंटले, वालेस, मेरियम, आगे चल के डेविड ईस्टन, राइट। देन आप ऑब्वियसली लिस्ट आउट कर सकते थे फीचर्स ऑफ बिहेवियरलिज्म, राइट। मूविंग ऑन टू वेरी क्विकली एन्यूमरेटिंग कि क्या इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण इवॉल्व होके ये एक बैलेंस्ड अप्रोच की तरफ बढ़ा, राइट, जिसके थ्रू पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है इवॉल्व हुआ, निकल के आया, राइट। तो ये एक फ्रेमवर्क था जो कि आपने फॉलो करना था। Let's move on very quickly to the second question, which was on pluralist theory of state. And I feel this was a great example why we continuously say that go back to your PYQs, right? There is a certain repetition, there are certain hints, there are certain things and themes जो कि repeat होती हैं UPSC में, and इसी का एक great example था जहाँ पे directly ये question जो है repeat हुआ है 10 markers में। 2019 के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था विच वॉज प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एक चीज़ जो कि मैं सारे बच्चों को बोलती हूँ, आपने ध्यान रखना है, द प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। एंड बहुत ही डिटेल में हमने इनफैक्ट अपने क्रैश कोर्स में एज पार्ट ऑफ PYQs एनालिसिस ये कवर भी किया था, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप जब शुरुआत करते हैं तो आप बात कर सकते हैं कि किस तरह से स्टेट की डेफिनेशन के साथ जो है शुरुआत कर सकते हैं कि एक बेसिक लेवल पे जब हम स्टेट के आइडिया को एन्यूमरेट करते हैं तो स्टेट के कॉन्सेप्ट के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स जुड़े हैं, एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, राइट। बट जिस तरह से स्टेट एनालाइज किया जाता है ये वेरी करता है इन वेरियस आइडियोलॉजिकल स्कूल्स एंड perspectives. Now, contrary to the monistic school of thought, जहाँ पे state सबसे important, primary, all powerful institution है, pluralistic theory of state इसके counter में आती है, right? So, unlike say Hobbesian or the Austinian theory of state, जहाँ पे state is all powerful, ठीक है, ऑल पावरफुल है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट आता है वो कहते हैं देखिए अपनी सोसाइटी को देखिए, जब सोसाइटी इतनी प्लूरलिस्ट है तो स्टेट के साथ आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं एक मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को, ठीक है। तो स्टेट भी जो है बहुत हेट्रोजीनियस है, कॉम्प्लेक्स है टू सर्व the pluralistic society, right? Then you have to obviously talk about various theories जिन्होंने अपने अपनी pluralistic theories of state आगे रखी। हैरल्ड लास्की फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि किस तरह से given the requirements of the society, state जो है फेडरल इन नेचर है, therefore divided है, pluralistic है। सिमिलरली मैकाइवर जो है उन्होंने भी आगे रखी थी अपनी pluralistic theory of state, राइट। इसाया बर्लिन ने भी रिजेक्ट किया था द आइडियाज ऑफ मोनिस्टिक स्टेट, राइट। तो ये सारे एनालिसिस जो है आप अपनी प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट के अंदर इंक्लूड कर सकते थे, राइट, कि किस तरह से ये इवॉल्व हुए, फॉलोड बाय अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली एंडेड विद कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल, कि आज के डे एंड एज के अंदर भी अगर हम बात करें, आप इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइट। तो एक प्लूरलिस्टिक आइडिया ऑफ स्टेट जो है निकल के आता है, राइट। जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, जब हम इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड बाय अदर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो इस तरह से कंटेम्प्रेरी एनालिसिस देके आप कंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर को आफ्टर द क्रिटिकल evaluation, right? Moving on to the next question was Locke's view on revolution. अब हमें पता है लॉक कौन है, लॉक एक सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर थे, राइट। तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लॉक को, आप बात कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअलिज्म के ट्रेडिशन के अंदर किस तरह से लॉक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली लॉक इज ऑल्सो अ थिंकर जिनके लिए द आइडिया ऑफ कॉन्सेंट ऑफ स्टेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, अगेन ये बहुत ही संक्षेप में आपने लिखना है इन अ वेरी समराइज्ड फॉर्मेट, राइट। द काइंड ऑफ स्टेट ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी दैट कम्स इनटू बीइंग इज वाया अ टू स्टेज्ड कॉन्ट्रैक्ट
टू ऑल्सो इंश्योर कि ये जो स्टेट है जो कि निकल के आता है ये एक लिमिटेड स्टेट है जहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली आंसरेबल है टू इट्स सिटीजन्स, राइट। तो क्योंकि इतना ज़्यादा कंसेंट ओरिएंटेड है, लिमिटेड स्टेट है जहाँ पे लोगों को दिए गए 3 प्राइम राइट्स, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इतने इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर स्टेट ने इनको कभी भी इनका उल्लंघन किया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पीपल राइजिंग अगेंस्ट देम एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इवन रिवोल्टिंग. Therefore, the idea of resistance and revolution were essential parts of Lockean theory of state and contract. So you set the ground पहले क्यों ये इतने important थे for the theory. And then you talk about the fact कि किस तरह से resistance का idea जो है निकल के आया, कि जहाँ पे हॉब्स जो है एक लेवियाथन बना देता है. The same is not the scenario for Locke, जो कि सब्जेक्ट जो पावर ऑफ द स्टेट है, राइट, उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखने की कोशिश करता है एंड लोगों को इनफ पावर भी देता है टू रेजिस्ट द आर्बिट्ररी विल ऑफ सच अ रूलर जो कि उनकी हित में काम नहीं कर रहा. Very importantly, Locke also puts forward 5 elaborate reasons, right? जहाँ पे वो कहते हैं that if these 5 occasions arise in this scenario, governments can be changed, they can be amended, they can be even overthrown, thereby giving legitimate reasons for the people to revolt. What were these 5 conditions? सबसे पहले, if the prince, right, if the ruler in any way establishes own arbitrary will instead of laws. So instead of laws driven by reason, driven by logic, which are available to one and all, right, these are replaced by the arbitrary will as and when and whatever that the ruler wishes to do, अगर वो ये करने की कोशिश करते हैं. Secondly, very importantly, if in any way the ruler hinders the functioning of the legislature, right? Why? Because the legislature is where the will of the people resides, right? The legislature today also जब हम बात करते हैं, this is where popular sovereignty rests, right? This is the voice of the people. So in any way if the ruler hinders its functioning, in that scenario a revolt becomes possible. Then very importantly, in case the ruler interferes in conduct of elections, right? So in conducting elections of who will be part of the legislature or elections to any other institution which are supposed to be held in a free and fair manner, if the ruler tends to interfere in them or in any way subvert them, this can give rise to revolt. Then very importantly, if the ruler behaves in a manner that he himself drives his people or territory or state into the hands of the foreign power, then again the ruler has lost the right to legitimately rule and therefore a revolt can happen. And last but not the least, any person who tries to execute a law arbitrarily, right, sort of ride roughshod, do not take the proper recourse, not take the proper legislative process to get a law passed, but just ride roughshod to get it done, in such a scenario also revolt is possible. Now you will see that all of these conditions are such that you can find contemporary examples for the same, right? That how these conditions can necessitate a backlash from people, thereby resulting in things like even revolts and resistance, right? किस तरह से ये हुई भी है. इलेक्शन सबवर्ट करने की अगर कोशिश की जाती है किसी देश में, राइट, सिविल जो है स्ट्राइफ कैन अराइज, राइट. तो आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं. सिमिलरली किस तरह से आर्बिट्ररी विल अगर कोई भी लीडर अपनी पुश करने की कोशिश करता है, तो जब हम बात करते हैं जेपी मूवमेंट की इन दी आफ्टरमाथ ऑफ द इमरजेंसी, राइट, उसका आप ग्रेट एक एग्जाम्पल दे सकते हैं. तो बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं. तो आप बात कीजिए, एंड कीजिए ऑन द नोट दैट हाउ हिज व्यूज ऑन रेवोल्यूशन आर इम्पॉर्टेंट even till date. Right, let's move on to the next question, which was, I think, an application oriented question, but I think a very expected question, which is on decline of liberalism.
Now you can follow various routes that listen. Liberalism is a very dynamic concept. It is also a concept that has continuously evolved, right, in the face of numerous challenges that it has witnessed, right. So for example, आप शुरुआत में बात कर सकते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म का एक मेजर चैलेंज जो कि आया था इन द फॉर्म ऑफ सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म, एंड उसके साथ डील करने के लिए लिबरलिज्म इवॉल्व कर दिया इन द फॉर्म ऑफ वेलफेयरिज्म। आज के डे एंड एज में, बट क्योंकि ये डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, राइट। अब क्यों हो रहा है डिक्लाइन एंड किस तरह से हमें पता लगता है, देयर आर न्यूमरस वेज एंड फैसेट्स जिनके थ्रू ये डिक्लाइन जो है हमें सामने आता हुआ नजर आता है। किस तरह से, अब आप बात कर सकते हैं कि किस तरह से कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म को अगर हम देखें तो ये नियो लिबरलिज्म है, एंड इसके कारण न्यूमरस प्रॉब्लम्स जो है अराइज हो गई है, जिसके कारण पूरे लिबरलिज्म का जो है डाउनफॉल आ रहा है। तो आप बात कर सकते हैं सोशो इकोनॉमिक गैप्स एंड इनइक्वालिटीज़ की, जो कि थॉमस पिकेटी करते हैं। आप बात कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं वेरियस रिपोर्ट्स की। देन वेरी इंपॉर्टेंटली आप बात कर सकते हैं कि किस तरह से कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म इंटीमेटली एसोसिएट हो गया है कैपिटलिज्म एंड इसकी एक्सप्लॉयटेशन के साथ, जिसके साथ मेरिटोक्रेसी का जो एक आइडिया है वो भी निकल के आता जा रहा है, जिसके कारण सर्टेन सेक्शंस टेंड टू एंजॉय मोर पावर ओवर दी others, right? Then very importantly हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म के अंदर इट इज़ नॉट द पीपल हु आर सीन एज द एंड, बट मार्केट्स एंड प्रॉफिट्स जो हैं एंड बन गए हैं। इनफैक्ट आप बात कर सकते हैं दैट ऑन वन हैंड someone like Francis Fukuyama who talked of end of history and the victory of liberalism, आज की डे एंड एज में उन्होंने अपने कंटेम्प्रेरी वर्क लिबरलिज्म एंड डिस्कंटेंट्स के अंदर बात की है कि किस तरह से लिबरलिज्म इज ऑन द डिक्लाइन। एंड क्यों ये डिक्लाइन पे है, क्योंकि देर इज अ वेरी ओवर्ट फोकस ऑन प्रॉपर्टी राइट्स लीडिंग टू द लैक ऑफ फोकस ऑन वेलफेयर ऑफ मासेस। देन वेरी इंपॉर्टेंटली देर इज ओवर एम्फोसिस ऑन इकोनॉमिक लिबर्टी, जिसके कारण इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है ये सफ़र कर रही है। एंड साथ ही में एज्यूम करते हैं ह्यूमन बींग्स को ओनली एज रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स। इनका जो इमोशनल एक साइड है, इनकी जो इमोशनल एंड मॉरल रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स हैं, उनको ओवरलुक कर दिया गया है। एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम लिबरलिज्म को रेलेवेंट रखना चाहते हैं तो हम इसे करेक्ट भी करें। तो इसके अंदर हम कुछ एडिशंस ला सकते हैं कि हाउ कैन वी एक्चुअली करेक्ट इट। फ्रांसिस फुकुयामा ने ये सजेशंस भी दी हैं कि किस तरह से बाय गेटिंग इन मोर आइडियाज ऑफ वेलफेयरिज्म, पुटिंग स्ट्रिंजेंट चेक्स ऑन द पावर ऑफ बिग कॉन्ग्लोमरेट्स, एमएनसीज, बिग टेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिबरल वैल्यूज़ लाइक टॉलरेंस, ओपन माइंडेडनेस, इन पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जो है हम लिबरलिज्म का जो डिक्लाइन देखा जा रहा है, राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म, राइट विंग फोर्सेस जो कि देखा जा रहा है, हम उसे कर्ब कर पाएंगे, राइट। इनफैक्ट आई फील 2022 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, एक PYQ आया था, जिसको अगेन हमने डिस्कस किया था। आई फील दैट इज एन इनडायरेक्ट वे थ्रू विच यू कुड हैव एनालाइज दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जैसे कि बात करता था कि फैक्टर्स लाइक कम्युनिटी, कल्चर एंड नेशन वीकन द हेजेमनी ऑफ लिबरलिज्म टुडे। मतलब वन ऑफ द रीजंस व्हाई लिबरलिज्म इज डिक्लाइनिंग बिकॉज इट हैज नॉट बीन एबल टू फोकस ऑन द आइडियाज ऑफ कम्युनिटी, राइट, कल्चर। तो अब मल्टी कल्चरल क्रिटिक की बात कर सकते हैं कि किस तरह से न्यू लिबरलिज्म एक तरह के कल्चर को जो है ग्लोरीफाई करता है, ओवरलुकिंग अदर न्यू कल्चर्स जो कि हेटेरोजेनियस सोसाइटी का पार्ट बन रहे हैं, राइट। द रिसर्जेंस ऑफ नेशन जो कि देखा जा रहा है लीडिंग टू द राइज ऑफ राइट विंग पार्टीज, राइट। तो ट्रम्प अगेन बिकमिंग अ मैसिव लीडर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन गेनिंग सो मच ट्रैक्शन, या फिर यूरोप में जिस तरह से हमने राइट विंग पार्टीज का जो एक रिसर्जेंस देखा है, ये सब ग्रेट एग्जाम्पल्स की तरह यहाँ पे यूज किए जा सकते थे। मूविंग ऑन, next question is about the linkage of power and hegemony. अब power and hegemony को आप ग्राम्स्की के अंडर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी पढ़ते हैं एंड पॉलिटिकल थ्योरी में भी पढ़ते हैं। I think the way in which you can approach and you should approach this question is first talking of power. ठीक है, कि अब हमने पावर एंड हेजेमनी के बीच में लिंकेज की बात करनी है। तो पावर क्या है? पावर इज अ मच मोर ब्रॉडर टर्म, राइट। एंड पावर क्या है? अगेन जैसे कि हम गैली के कॉन्सेप्ट को बार बार मैं कहती हूँ कि इट्स अ ग्रेट इंट्रोडक्शन के लिए पॉइंटर, दैट पावर एक इसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट, पावर के डिफरेंट डेफिनेशंस निकल के आते हैं।
इनफैक्ट स्टीवन लुक्स, हमने ये अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया है, स्टीवन लुक्स पावर के बारे में जब बात करते हैं वो कहते हैं 3 मेन फेसेस आते हैं पावर के, 3 मेन डायमेंशंस आती हैं पावर की। पहला, टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस मेकिंग ऑफ डिसीजंस, then capacity to shape political agenda, and next to even manipulate preferences and perception। तो ये जो तीसरी कैटेगरी है इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं हेजेमनी के साथ। अब हम बात करते हैं कि देखिए पावर को डिफरेंटली देखा गया है, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पावर हैज बीन सीन एज पावर जो कि क्लास के रूप में देखी जाती है, क्लास पर्सपेक्टिव ऑफ पावर विच वाज पुट फॉरवर्ड बाय मार्क्सिस्ट। हाउएवर इसे और ट्वीक एंड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ग्राम्स्की थ्रू हिज वर्क ऑन hegemony, जहाँ पे power is not merely looked as exercising power by a force, right, जो कि political society के through हो रहा था, but by manufacturing consent through civil society, and this is exactly what was hegemony। ठीक है, और अब hegemony के ऊपर elaborate करके आइडियाज़ को contemporary examples दीजिए, बताइए कि इस तरह से ongoing functioning of media, religious organizations, various other institutions like schools, universities, किस तरह से इस hegemony को और perpetuate करने का काम करती है, right? तो इस तरह से ये दोनों जो concepts है लिंक किए जा सकते थे। एंड अगेन आई फील इफ़ यू कवर्ड द सिलेबस वेल, आई एम श्योर हमने तो अपने लेक्चर्स में सारी चीज़ें कराई थी, आपने भी ये की होंगी, राइट? बिकॉज अगेन आई फील दैट दिस वाज समथिंग which was a very very intrinsic part of the syllabus। Now moving forward to the 15 and 20 markers, सबसे पहले देखते हैं पहले क्वेश्चन को जो अगेन एप्लीकेशन ओरिएंटेड था। क्वेश्चन कहता है elucidate the meanings inherent in the term political with appropriate illustrations। Now this is a question which really makes you apply yourself। ठीक है कि आपको अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा। एंड अगेन तीनों जो क्वेश्चंस आप देखेंगे, ठीक है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तीनों के सब पार्ट्स में एक एक ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत एप्लीकेशन ओरिएंटेड था ना। यहाँ पे जब हम बात ही करते हैं बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस की, जब हम ओरिएंटेशन लेक्चर्स में बात करते हैं, हम तभी पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल को ब्रेक डाउन करने की बात करते हैं, राइट? कि किस तरह से ये अब एक किस तरह से ये अब एक सिर्फ एक वे में अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा, बल्कि इसके मल्टीपल फॉलोआउट्स हो गए हैं। इनफैक्ट दिस इज समथिंग दैट इवन डेविड हेल्ड हैज टॉक्ड अबाउट, right? He says that when you look at the term political, more often than not 1970 से पहले इसका एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग माना जाता था, जहाँ पे दिस कंसर्न द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट रूलिंग के साथ जो है इसे कंसर्न किया जाता था, राइट? तो अब आप किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं? अगेन आप शुरुआत कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल दोनों ही एसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली with the broadening of the realm of political science and politics and the coming in of a number of critical theories as well, right? Like feminism, post-colonialism, structuralism and post-structuralism, इसके कारण the meaning and ideas associated with political have also increased a lot in variation, right? So कौन से meanings है? So a great way to go about this would have been what, कि आप different ideological schools उठा लीजिए and उनके अंदर political किस तरह से define किया गया है उसे फटाफट अनपैक करने की कोशिश कीजिए, या फिर डिफरेंट थिंकर्स उठा के भी आप ये कर सकते थे, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्लासिकल ट्रेडिशंस की, राइट, अगर हम शुरुआत की बात करें, अगर हम देखें ग्रीक थ्योरिस्ट को, तो जो पॉलिटिकल का मीनिंग था दैट वाज जनरली एसोसिएटेड विद द रनिंग ऑफ स्टेट, राइट? व्हाट काइंड ऑफ स्टेट, एक आइडियल स्टेट कैसे बन सकता है, सिटीजनशिप किस तरह से इवॉल्व हो सकती है, किस तरह से रूल करना चाहिए, इसके साथ ये एसोसिएट होता था। एंड दिस वाज समथिंग दैट वाज कैरीड फॉरवर्ड आल्सो इन मॉडर्न ट्रेडिशंस, राइट? सो व्हेन वी लुक एट द आइडियाज ऑफ पॉलिटिकल, व्हेन वी लुक एट लिबरल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट theorists or even medieval theorists like Machiavelli, right? Very importantly, moving ahead, when we look at the Marxist idea of political, now this political was not merely related to the idea of state, but it also moved ahead to deal with other notions of class and economic power.
राइट। तो ये इकोनॉमिक पावर किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, बेस में, आपकी इकोनॉमिक बेस में हु कंट्रोल्स रिसोर्सेज, दैट केम टू बी एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स एज वेल। व्हाई? बिकॉज इट वाज दैट बेस व्हिच यूज्ड टू डिटरमिन हु हेल्ड पावर एज वेल। राइट, मूविंग ऑन, ऑब्वियसली अब हम पावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके कारण पॉलिटिकल आइडिया जो है केम टू बी एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ पावर इटसेल्फ। राइट, पावर, एंड इस पावर के अंदर भी वेरियस नोशंस आए इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल। राइट, तो पहला नोशन वाज द आइडिया ऑफ पावर ओवर। राइट, कौन ज़्यादा पावरफुल है, किसके ऊपर पावर जो है इंजॉय करता है। राइट, सो टू बी एबल टू कंट्रोल समवन एंड टू मेक डिसीजंस। मूविंग ऑन, देन अदर जो एसोसिएट जो वेरियस थिंकर्स थे, उन्होंने पॉलिटिकल का आइडिया जो है उसे थोड़ा और ट्वीक किया। राइट, तो यहाँ पे है रेंट का मीनिंग जो है उसको आप ला सकते हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल को, राइट, जो एक्शन की कैटेगरी है उसके साथ एसोसिएट किया गया। राइट, विच वॉज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ action which was intrinsic to being human and very importantly collective action के साथ जो है एसोसिएटेड था। देन जब हम फेमिनिस्ट की बात करते हैं, पॉलिटिक्स का जो रेल्म है अब वेरी इंपॉर्टेंटली सिर्फ पब्लिक स्फेयर तक लिमिटेड नहीं था, विच वॉज द केस अर्लियर, बल्कि अब was also an intimate part of the private sphere in determining the gender relations and gender power रिलेशंस जो कि निकल के आ रहे थे। देन सिमिलरली आप पोस्ट कलोनियलिज्म की बात कर सकते हैं, यहाँ पे बात कर सकते हैं कि किस तरह से पॉलिटिक्स जो है एंड पॉलिटिकल का जो कैटेगरी था बियॉन्ड द आइडिया ऑफ पावर ऑफ इंपीरियलिज्म, किस तरह से ये कल्चर एंड मेंटालिटी एंड साइकोलॉजी एंड लैंग्वेज ऑफ द पीपल को कंट्रोल करता था, ये उसकी तरफ आगे बढ़ा। राइट, तो वहाँ तक जो है पॉलिटिक्स पर पहुँच गया। सिमिलरली आप फूको एक्सेट्रा को यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, डेरिडा को रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे इवन रीडिंग टेक्स्ट, द आइडिया ऑफ रीडिंग टेक्स्ट, द वे इन विच लैंग्वेज परफॉर्म्स, द वे इन विच टर्म्स आर फॉर्मुलेटेड, राइट, ये सारे ही अब पॉलिटिकल मीनिंग्स अक्वायर करने लग गए। तो हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स एंड आइडियोलॉजिकल स्कूल्स के साथ जो है इसे एसोसिएट कर दिया एंड इन्हीं के साथ साथ इलस्ट्रेट भी कर दिया, एग्जाम्पल्स भी दे दिए कि हमें कैसे होता हुआ दिख रहा है। राइट, तो ये एक आइडिया था। एंड अगेन आपने यही बात करनी है कि देखिए ओवर टाइम ये पॉलिटिकल का मीनिंग जो है एक्सपैंड ही करेगा। राइट, ये और भी अनपैक होता जाएगा। राइट, सो फॉर एग्जाम्पल ऑन गोइंग आप कुछ जो डिबेट्स हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं कि अब फेमिनिस्ट से मूव ऑन करके जेंडर को और कितना अनपैक कर दिया है। सेक्सुअलिटी के ऊपर जब हम बात करते हैं, सेक्सुअलिटी हैज़ नाउ बिकम पॉलिटिकल। राइट, तो LGBTQIA+ के राइट्स की आप बात कर सकते हैं। सिमिलरली फूड, योर फूड हैबिट्स, तो यहाँ पे आप माइनॉरिटीज़ की, यहाँ पे आप दलित्स की बात कर सकते हैं कि किस तरह से फूड हैबिट्स ऑफ मेजॉरिटेरियन वर्सेस माइनॉरिटीज़। राइट, मेजॉरिटेरियन ट्रेडिशंस को इन different minority traditions से, right, so for example the idea of purity of vegetarianism versus the different kinds of food habits that evolved in the rest of the parts of India, right, तो ये भी जो है political एक debate बनता जा रहा है। right, so ये सब क्या है, ये political meaning की expansion की तरह आप आगे रख सकते हैं इसके example को। right, so hopefully आपको ये समझ में आ गया हो। Let's move on now very quickly. Now again the next question ये कहता था Marxism is a political theory of action, right, demanding strict compliance with its core principles. Comment. Now बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एंड अगर आप इसे ब्रेक डाउन कर लेंगे ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आई थिंक वन ऑफ द बिगिनिंग थिंग्स, अगेन ये हमने लेक्चर में डिटेल में कराया हुआ है, आई थिंक वन ऑफ द बेसिक थिंग्स जब हम शुरुआत करते हैं मार्क्स की एंड मार्क्सिज्म की जो कि हम करते हैं, इज़ द फैक्ट कि मार्क्स की जो फिलॉसफी है ऑफ मार्क्सिज्म, ऑफ कम्युनिज्म, उसे प्रैक्सिस बुलाया जाता है। राइट, दिस वाज समथिंग that had really impressed Gramsci also. The fact that this isn't just armchair theory, बल्कि it is a combination of theory and action. जहाँ पे मार्क्स का मेन मोटिवेशन क्या था मार्क्सिज्म में, टू अराइव अपॉन सर्टन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जिनको फॉलो करते हुए जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है उसे ना ही सिर्फ समझा जा सकता है बल्कि उसमें चेंज लाया जा सकता है टू रीच द आइडियल ऑफ
कम्युनिज्म, राइट, विच इज वाई दिस इज सेड दैट मार्क्स सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं था बल्कि एक रेवोल्यूशनरी भी था. वाई? बिकॉज ही बिल्ड दीज प्रिंसिपल्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज, राइट. एंड इनका यही कहना था, तभी आप बात कर सकते हैं उनके आइडियाज ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म की, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म की, कि देयर इज अ सेट साइंटिफिक पाथ हिस्ट्री के अंदर जो कि इवॉल्व कर रहा है, जिसके बेसिस पे जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, जिस तरह से वो इवॉल्व करते हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, जिनके कारण डिफरेंट डिफरेंट फेजेस जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन वो इवॉल्व होते आते हैं, राइट, जिनके अंदर, जिनके थ्रू फिर जो है सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते हैं, पहले बेस में एंड देन इवेंचुअली सुपर स्ट्रक्चर के अंदर, इवेंचुअली लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ कम्युनिज्म, राइट. तो अगर आप इस स्टेटमेंट को तोड़ के पढ़े तो आपको समझ में आएगा ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं, दैट यू स्टार्ट आउट बाय प्रूविंग दैट हाउ मार्क्सिज्म क्या है, इनहेरेंटली एक प्रैक्सिस का आइडिया है, राइट. किस तरह से इट इज नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी और मेंटेनिंग स्टेटस को, बट ब्रिंगिंग अबाउट चेंज एंड सजेशंस ऑन हाउ दैट चेंज कैन बी ब्रॉट अबाउट, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ऑल्सो अंडरलाइनिंग द फैक्ट कि बिकॉज इट इज सीन एज साइंटिफिक सोशलिज्म, ये माना जाता है कि हिस्ट्री के अंदर जो है कुछ इनहेरेंट फोर्सेस हैं, साइंटिफिक फोर्सेस हैं जो कि आगे बढ़ रही हैं, तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ही ये चेंजेस जो है ये पॉसिबल हो पाएंगे. ऑब्वियसली आप इसके अगेंस्ट जो है इसका क्रिटिसिज्म भी फिर लेके आएंगे, राइट. सो समवन लाइक ग्राम्स्की जिन्होंने बोला कि ओवर्ट रिलायंस ऑन बेस जो है इग्नोर करती थी इंपॉर्टेंट रोल जो कि सिविल सोसाइटी प्ले कर सकती थी, या इंपॉर्टेंट रोल जो कि ह्यूमन विल प्ले कर सकती है, स्पेशली जो इंटेलेक्चुअल्स है उनका रोल जो है उस पर जो है शायद उतना फोकस नहीं किया. या फिर ऑल्सो एनालाइजिंग कि किस तरह से डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्क्स का मानना था कि अगर ये कोर प्रिंसिपल्स फॉलो थ्रू होंगे तो चेंज आएगा, हाउ दैट वाजंट रियली विटनेस्ड इन द सोसाइटीज जहाँ पे इन्होंने इसको इन्विसेज किया था, राइट. सो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज लाइक यूएस, यूके, यहाँ पे ये नहीं हुआ, राइट. देयरफॉर वेयर कम्युनिज्म इन्वॉल्व्ड इन इट्स new variety, right, even while following certain aspects of orthodox Marxism, wasn't by following its core principles but by tweaking them, right. So Leninism, Maoism को जब हम देखते हैं तो इन एस्पेक्ट्स को आपने कवर करना था अपने आंसर में. Moving on, the question now about that you have to analyze the nature of relationship between equality of democratic citizenship and liberty of citizens is influenced by economic equality. अब democratic citizenship का idea क्या है, राइट. किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर जब सिटीजनशिप की बात करते हैं, वन ऑफ द बेसिक टेनेट्स जो कि इसके अंदर आता है इज द फैक्ट दैट ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, सबके पास जो है इक्वल राइट्स होते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली बाय इक्वल राइट्स वी मीन दैट इनके पास सर्टेन एरिया ऑफ फ्रीडम या लिबर्टी जो है ये गारंटीड होता है. हाउएवर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितनी हद तक और किस तरह से ये रिलेशनशिप बैलेंस होगा बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी, ये डिटर्मिन करता है बाय द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक equality. Now this is a question जहाँ पे again analytical skills application required होगी. At the face of it the statement is straightforward, है ना, जैसे कि मैंने आपको ब्रेक डाउन करके समझाया कि डिटर्मिन कितनी ज़्यादा इक्वालिटी इंजॉय करते हैं एंड कौन से लोग कितनी फ्रीडम इंजॉय करते हैं, ये डिपेंड करेगा ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी. जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी उतनी ज़्यादा इगैलिटेरियनिज्म होगा अमंग सिटीजन्स, एंड उतना ज़्यादा आप इंश्योर भी कर पाएंगे कि सिटीजन्स जो है प्रॉबेबली इक्वल अमाउंट्स ऑफ फ्रीडम इंजॉय करते हैं, राइट. वहीं पे ऑन द अदर हैंड कई बार ये भी हो सकता है दैट इन एंजॉइंग दैट फ्रीडम, राइट, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस, ड्यू टू टैक्सेस एटसेट्रा, शायद सर्टेन इंडिविजुअल्स फील दैट देयर लिबर्टी, देयर राइट टू प्रॉपर्टी इज बीइंग इन्फ्रिंज्ड अपॉन. हाउएवर वहीं पे जहाँ पे हम देखते हैं दैट देयर इज हाई अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वहाँ पे नॉट ओनली इज द इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स इम्पैक्टेड बट in fact the liberty enjoyed by citizens also varies. So there are certain who have utmost freedom to do as they please, to run their businesses, right, to do well, and वहीं पे जो बाकी masses होते हैं वो इसे enjoy नहीं कर पाते, right. and इस economic inequality के कारण money power important हो जाती है, politics के अंदर use of unscrupulous methods, corruption, bribery बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है.
अब्यूज होने लगता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी का, पार्टी पॉलिटिक्स जो है और ज़्यादा गंदी हो जाती है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यू नो पैसे के लिए वोट देना जो है एक आइडिया बन जाता है इन डेमोक्रेसी, देयरबाय रूइनिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एज वेल। यहीं पे आप वेरी इंपॉर्टेंटली डॉक्टर अंबेडकर को भी अंदर ला सकते थे, राइट, जिनका एक कोर आइडिया था कि अगर हम जेन्युइनली सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो इस सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ही नहीं बल्कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो ब्रिंग इन कंटेम्प्रेरी वर्क्स ऑफ पीपल लाइक थॉमस पिकेटी, जो कि दिखा सकते हैं कि किस तरह से ग्रोइंग इनइक्वालिटीज़ ने इम्पैक्ट किया है डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड द एबिलिटी टू एंजॉय लिबर्टी ऑफ कॉमन पीपल इन स्टेट्स लाइक यूएसए के अंदर भी, राइट। तो इन सारे कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स को आप रेफर करके इस नेचर के ऊपर जो है, ये जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, उस पर इलेबरेट कर सकते थे, राइट। दिस आई फील वॉज अ स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं था, राइट। सो बोथ जो meanings of political है as well as this question, these are analytical applied questions, not straightforward questions, so these can be seen as difficult questions, right? Moving on now is 3A. I feel 2 जो था 2ABC, second question was I feel one of the most toughest questions. So अब क्योंकि आपने चूज करने होते हैं except 1 and 5, आपने चूज करने होते हैं, I feel 2A, B and C पॉसिबली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद छोड़ा भी हो क्योंकि उन्हें ये 2 टफ क्वेश्चंस लगे हों। नाउ लेट्स लुक एट 3A. 3A says the debate on human rights is caught between the limitations of both universalism and cultural relativism comment, right? अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए ह्यूमन राइट्स के साथ एसोसिएटेड है द डिबेट ऑफ यूनिवर्सलिज्म वर्सेस कल्चरल रिलेटिविज्म, एंड द प्रॉब्लम इज कि दोनों के अंदर ही प्रॉब्लम्स है, दोनों को फॉलो थ्रू करने के कारण ह्यूमन राइट्स के अंदर प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं विच मेक द वर्किंग ऑफ ह्यूमन राइट्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट। आपने इस चीज पे कमेंट करना था। अगर आप सिंपली यूनिवर्सलिज्म वर्सेस कल्चरल रिलेटिविज्म की डिबेट की बात करके खत्म कर देंगे आंसर, ये आंसर इनकम्प्लीट रहेगा। आपने बात करनी है कि किस तरह से देयर इज नो आइदर और, दोनों के अंदर जो प्रॉब्लम्स है आपने उनको भी पॉइंट आउट करना है कि यूनिवर्सलिज्म, ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सलिज्म, उसके अंदर भी लिमिटेशंस हैं, जो उसका कल्चरल रिलेटिविज्म की जो आर्ग्यूमेंट्स आती हैं क्रिटिसाइजिंग ह्यूमन राइट्स, वहाँ की भी कुछ लिमिटेशंस निकल के आ जाती हैं, मेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड टुडे एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल अगेन 2022 की अगर हम बात करें तो इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, इनडायरेक्ट रिलेशन में ड्रॉ कर रही हूँ, ह्यूमन राइट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्टेस्टेड सोशल प्रैक्टिस दैट ऑर्गेनाइज रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट, कॉमेंट। आई फील इनडायरेक्टली अगर इसका मटेरियल आप ट्वीक कर देते इस आंसर के अंदर बहुत बढ़िया फिट हो सकता था, राइट। तो ये PYQs की हमने बात भी की हुई है जहाँ पे हमने इनफैक्ट यही पढ़ा था कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्टेस्टेशन है, कंटिन्यूसली कंटेंट ऑफ राइट्स, विच राइट्स आर इंक्लूडेड इन दिस एंड विच आर्ट, उनको लेके मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिबेट्स है, यूनिवर्सैलिटी ऑफ एंड रिलेटिविज्म के बीच में लेके जो है मैसिव डिबेट्स है, क्या स्टेट कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, स्टेट्स कई बार खुद जब ह्यूमैनिटेरियन वायलेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो ये सारे कुछ इश्यूज थे जो कि इसके अंदर हमने पढ़े थे ना। सबसे पहले ऑब्वियसली यू शुड स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स कि ह्यूमन राइट्स है क्या, हाउ डू यू डिफाइन देम, किस तरह से परमानेंट माने जाते हैं, किस तरह से यूनिवर्सल माने जाते हैं, किस तरह से माना जाता है दैट दे आर अवेलेबल टू ह्यूमंस because of them being human, right? So they aren't dependent on their gender, race, caste, creed, location, right? They aren't dependent on them at all. And very importantly, the very basis, the very foundation of this human rights is generated from ideas like moral cosmopolitanism, right? Which stress on the inherent worth of human beings, right? जिसके कारण ये कुछ certain rights को इनका एक important हिस्सा मानते हैं। अब हम बात कर सकते हैं कि कौन कौन से यूनिवर्सल राइट्स है जिनको इंक्लूड किया गया है, फर्स्ट जनरेशन राइट्स, सेकंड जनरेशन राइट्स, थर्ड जनरेशन राइट्स। हम बात कर सकते हैं कि इनका यूनिवर्सलिस्टिक कंटेंट तो इन्होंने बोला हुआ है, बट मोर ऑफन देन नॉट ये जो लिबरल डेमोक्रेटिक प्रीमाइस है ये उनमें फिट होते हैं, एंड बाकी जो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ हैं
शायद उनके अंदर नहीं आते. एंड in fact not just multicultural societies but in fact lots of other debates and problems have also been pointed out by feminist scholars and post-colonial scholars as well. Right now for example हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से इन ह्यूमन राइट्स को एक फॉर्म ऑफ कल्चरल इंपीरियलिज्म की तरह देखा गया है. समटाइम्स आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि ये यूनिवर्सल वैल्यूज को फोर्स करने के लिए इश्यूज लाइक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, है ना, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, या किस तरह से रॉन्गफुली यूज किए गए हैं आइडियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इन द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस. आप उनके एग्जांपल्स दे सकते हैं जो कि लिमिटेशन ऑफ यूनिवर्सलिज्म इन ह्यूमन राइट्स को निकाल के लाएंगे. देन कल्चरल रिलेटिविस्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या बोलते हैं कि आप एक सर्टन पैराडाइम से ही निकाल के आ रहे हो, जिसके कारण जो एशियन कंट्रीज हैं उन्होंने विद इन बैंकॉक डिक्लेरेशन यही कहा था कि देखिए ये जो ह्यूमन राइट्स है इनके अंदर मल्टी कल्चरल वैल्यूज लाने की ज़रूरत है. राइट, सो द काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन लिबर्टी और फ्रीडम जो कि यहाँ पे देखी जाती है वो शायद एशियन सोसाइटीज़ में इतनी नहीं है बिकॉज ऑफ द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ एशियन कल्चर्स. सिमिलरली इस्लामिक कंट्री से भी जो है इस तरह की रिजर्वेशंस आई थी. However, while obviously या इनकी कल्चरल कंसर्न्स जो हैं ज़रूरी हैं एंड प्लूरलिस्टिक आइडियाज़ को इम्पॉडी करने की ज़रूरत है, बट एक्सट्रीम रिलेटिविज्म कैन एक्चुअली लीड टू अ फ्रंट टू सेफगार्ड mistreatment of people, especially the most vulnerable sections of societies in the name of cultural relativism. तो again आप example दे सकते हैं of violation of women's rights particularly in various West Asian countries जो कि often cultural relativism के नाम पे जो है justify किए जाते हैं. राइट, यहाँ पे अगेन अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें आज भी LGBTQIA+ लोगों के राइट्स को लेके देर इज रेजिस्टेंस, राइट, देर इज रिलक्टेंस. थाईलैंड हैज़ ओनली रिसेंटली बिकम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू अलाउ partnerships, unions, marriages of the LGBTQIA+ communities. Right? So again, in the name of cultural distinctiveness, often such basic rights are not extended to communities. Right? दोनों के अंदर certain misgivings है. Therefore, हमें एक balanced path, एक balanced approach लेने की ज़रूरत है. And यहाँ पे again, इसाया बर्लिन, है ना, इसाया बर्लिन का जो आइडिया ऑफ वैल्यू प्लूरलिज्म है उससे इनरिच किया जा सकता है ह्यूमन राइट्स के आइडियाज़ को, जहाँ पे मल्टी कल्चरल एलिमेंट्स भी इम्बॉडी किए जाए, बट एट द सेम टाइम बेसिक राइट्स विच आर सीन एज इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, वेल बींग एंड हैप्पीनेस ऑफ पीपल रिगार्डलेस ऑफ कल्चर्स, रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, इन्हें इंक्लूड करना ज़रूरी है. राइट, तो ये दोनों ही एस्पेक्ट्स एज वेल एज सजेशन अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स के साथ अपने आपने आंसर जो है उसे आगे रखना है. Next question now is about deliberative democracy. This question says deliberative democracy seeks to promote democratic decision making about public issues amongst citizens. ये अब क्या कह रही है? ये कह रही है कि देखिए डिसीजन मेकिंग अब टॉप डाउन नहीं है, टॉप डाउन नहीं है बल्कि क्या है, बॉटम अप है. और ये बॉटम अप कैसे, डेमोक्रेटिक कैसे है? क्योंकि यहाँ पे ये जो है वेरियस पब्लिक इश्यूज के ऊपर डिबेट करा रही है लोगों के बीच में, एंड एक एक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है जहाँ पे वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं उसे इंश्योर करने की कोशिश कर रही है. राइट, तो हमने इसी को डिस्कस करना है. राइट, कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या है, किस तरह से इस डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करती है. आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं बिफोर मूविंग टूवर्ड्स क्रिटिकल एनालिसिस, इसकी कुछ जो लिमिटेशंस हैं उन पे फोकस करके. नाउ अगेन 2019 में डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है जहाँ पे हमने यही बात की थी कि हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी जो है इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट यू कैन रेफर बैक टू इवन स्कॉलर्स लाइक एरिस्टोटल, राइट, जहाँ पे सिटीजन्स जो हैं उनकी फ्रीडम किसमें थी, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द स्टेट. राइट, जहाँ पे स्टेट जो सिटीजन्स थे सिर्फ पैसिव सिटीजन्स नहीं थे. राइट, ये सिर्फ अपने प्राइवेट स्फेयर में रेलिगेट होके अपने प्राइवेट राइट्स एंजॉय नहीं करना चाहते थे, बल्कि बहुत ही बढ़ चढ़ के एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग. सिमिलरली इसका एक एग्जाम्पल एसोसिएट कर सकते हैं हैना अरेंट के साथ भी इन डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग. देन वेरी इंपॉर्टेंटली ये क्यों ज़रूरी है
उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है, राइट, कि किस तरह से बेटर मोर वेल इन्फॉर्म्ड लॉज बनते हैं, एक बॉटम अप अप्रोच फॉलो थ्रू होती है लीडिंग टू बेटर एप्लीकेशन एंड बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो। लोगों की जो डिमांड्स है पर्टिकुलरली उन पे फोकस किया जाता है, देयरफॉर जो गोल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ डेमोक्रेसी है उन्हें जेन्युइनली फुलफिल जो है वो किया जा सकता है। एंड देन अगेन बिकॉज इट्स deliberative rather than having a majoritarian tendency, right, or the tyranny of majority governing, हेबरमास का जो कम्युनिकेटिव एक्शन एट वर्क यहाँ पे देखा जा सकता है, जहाँ पे पीपल इंडल्ज इन इन्फॉर्म्ड एंड रैशनल डिस्कशन विद वन अनदर टू रीच extremely well informed opinions as well as decisions, leading to the well-being of the people as well as the society and the state overall as well, right? However, again, deliberative democracy is a process in action. अभी तक हम completely से achieve नहीं कर पाए हैं, and continuously इसलिए करना, स्पेशली इन से स्टेट्स लाइक इंडिया जो कि इतने बड़े हैं, इतने पॉपुलस है, इतने हेट्रोजेनस है, यहाँ पे ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है. However, this being said, it does not in any way reduce the importance of deliberative democracy or the fact that this is the way to go. ठीक है, तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे जो है आप फोकस करना था टू बी एबल टू राइट अ गुड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Moving on, the question was on Indian political thought, Dharmshastra. Dharmshastra presents a duty-centric worldview for individuals and communities. Comment, right? So I think this is one of the core ideas. So हम Appa the Rai की जब बात करते हैं, right? One of the starting ideas is Need talks about the fact that is there an Indian way of thinking जो कि derive किया जा सकता है from ancient Indian political sources? Then yes, there is, and this Indian way of thinking is especially focused on the idea of dharma or duty or rita. And किस तरह से very importantly ये idea of dharma जो है central है to the ideas put forward in धर्मशास्त्र, जो कि एक्सप्लोर करते हैं very importantly किस तरह से इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह का रिलेशनशिप निकाल के लाते हैं. दिस इज समथिंग जो कि हमने इनफैक्ट लेक्चर में भी पढ़ाया हुआ है. वेरी इंपॉर्टेंटली इन टॉकिंग अबाउट दिस ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू, ये इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ दोनों पे एप्लीकेबल था. एंड वेरी वेरी क्रिटिकली ना ही सिर्फ मासेस बट इवन किंग्स के ऊपर देखा जा सकता है. तो किस किस तरह से ड्यूटी इवॉल्व की गई थी दोनों इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ के लिए और उनके वर्ल्ड व्यू को इमेजिन करने के लिए. तो आप बात कर सकते हैं डिफरेंट ड्यूटीज़ या धर्म्स की. सो फॉर एग्जांपल आश्रम धर्म, हर एज के हिसाब से आपकी क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आपकी कम्युनिटी एंड सोसाइटी को बेटर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है. राजधर्म जो कि फोकस करता था किंग की ड्यूटीज़ पे टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द मासेस, टू इंश्योर वेलबींग ऑफ द स्टेट. कुल धर्म आपकी फैमिली की तरफ आपकी क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए. स्त्री धर्म एज विमेन आपकी क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंटली वर्णाश्रम धर्म, राइट, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर्न्स आपने किस तरह से टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज़ अपने फंक्शंस निभाने हैं, राइट. अगेन आप इसके साथ कोरिलेट कंपैरिजंस ड्रॉ कर सकते हैं. प्लेटो के आइडियाज ऑफ क्लास जो है उसके साथ आप कंपैरिजंस ड्रॉ कर सकते हैं. हाउ दैट वाज आल्सो अ वेरी ड्यूटी सेंटर्ड अप्रोच एंड किस तरह से उसने ग्रीक पर्टिकुलरली प्लेटोनिक आइडियल वर्ल्ड व्यू को जो है इम्पैक्ट किया था. एंड किस तरह से आज भी इंडिया के अंदर दीज आइडियाज ऑफ ड्यूटी एंड धर्म आर इंट्रिंसिक टू द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग एज वेल, राइट. तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना था इस आंसर. Now let's move on to the last question of section A, पहला part इसका. This question says legitimacy adds a positive value to political authority and obligation. Discuss. सबसे पहले आपने क्या करना है, आप legitimacy को define करें कि legitimacy आखिरकार होता क्या है, right? कि जब हम very importantly power के साथ एक legal basis प्लस कंसेंट को जोड़ देते हैं तो ये लेजिटिमेसी के तौर पे आगे आ जाता है. वेरी इंपॉर्टेंटली ये क्या करता है, इसने क्या बोले पॉजिटिव वैल्यू ऐड करता है अथॉरिटी को. पॉजिटिव वैल्यू क्यों ऐड करता है, बिकॉज दिस नाउ टर्न्स अथॉरिटी टू समथिंग विच इज नाउ एक्सेप्टेबल, इट इज एक्सेप्टेड, इट इज रिस्पेक्टेड एंड इट इज फॉलोड थ्रू, राइट, इट इज ओबेड, राइट. तो ये ऑब्लिगेशन भी आ गया एंड इट इज ओबेड नॉट बाय फोर्स
बट खुद जो है पीपल वांट टू ओबे इट, राइट। तो ये इस स्टेटमेंट का आइडिया है। तो अगेन यू स्टार्ट बाय डिस्कसिंग लेजिटिमेसी, एंड वन ऑफ द फ्रंट रनर्स जिन्होंने पहली बार लेजिटिमेसी के आइडिया की बात की थी वाज इन फैक्ट वेबर, राइट। जहाँ पे इन्होंने बात की थी कि किस तरह से पावर को राइटफुल देखा जा सकता है, एज जस्टिफाइड देखा जा सकता है, एज एक्सेप्टेड देखा जा सकता है, लीडिंग टू पीपल रिस्पेक्टिंग एंड ओबेइंग दैट पावर, एंड दिस कम्स इन द फॉर्म ऑफ लेजिटिमेसी, राइट। तो लेजिटिमेसी के अंदर भी उन्होंने कौन कौन सी तरह की अथॉरिटीज़ को इमेजिन किया था जिनकी लेजिटिमेसी डिफरेंट सोर्सेस से जो है डिराइव की जाती है। मूविंग ऑन, वेबर के वर्क को थोड़ा सा हटा के बीथम ने किस तरह से अपना एक ऑल्टरनेटिव एडिशन जो है सामने इन्होंने रखा था, राइट। जहाँ पे इन्होंने बात की थी कि अगेन हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हाउ ऑब्लिगेशन एंड अथॉरिटी आर मैन्युफैक्चर्ड इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़, राइट। जहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंटली लेजिटिमेसी के अंदर ये इमेजिन किया जाता है कि जो पावर है ये अक्वायर एंड एक्सरसाइज की गई है इस्टेब्लिश रूल्स के थ्रू। सो अगेन आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है उसे लेजिटिमेट माना जाता है क्योंकि लेजिटिमेट तरीके इलेक्शंस के अंदर कंटेस्ट होके नेसेसरी रूट फॉलो करके वोट्स जीत के सीट्स जीत के इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, राइट। सो द लीगैलिटी, सिमिलरली आप ब्यूरोक्रेसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन द रूल्स आर जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू सोशली एक्सेप्टेड बिलीव्स, राइट। जहाँ पे राइटफुल अथॉरिटी के साथ ये एसोसिएट किए जाते हैं एंड प्रॉपर एंड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किए जाते हैं लीडिंग टू जस्टिफाइबिलिटी, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स विच आर स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड सोशल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। Similarly, bureaucrats are also supposed to work according to certain norms and regulations. Last but not the least, ये जो position of authority है, right, इसके साथ consent जुड़ा है of the appropriate subordinates and other सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज, राइट। सो जो भी उनके नीचे अथॉरिटीज है या जो मासेस हैं ये एक्सेप्ट करते हैं इस अथॉरिटी को, लीडिंग टू लेजिटिमेशन, लीडिंग टू पॉलिटिकल ओबीडियंस, राइट। जिसके कारण रादर देन रूलिंग बाय फोर्स आप इंश्योर कर सकते हैं रूल बाय कंसेंट। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली लेजिटिमेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात करते हैं ना सॉफ्ट स्टेट्स एंड हार्ड स्टेट्स की, सॉफ्ट स्टेट्स एंड हार्ड स्टेट्स की। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेज जिनके थ्रू सॉफ्ट स्टेट से हम मूव कर सकते हैं टूवर्ड्स बीइंग हार्ड स्टेट्स के एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन की जा पाए, स्टेट इन द फेस ऑफ सोसाइटी वीक ना पड़े, इज जब लेजिटिमेसी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होती जाती है, राइट। तो इस तरह से आप कोरिलेशंस भी ड्रॉ कर सकते थे अपने आंसर में, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. I think next question was a very straightforward question. Critically examine Plato's theory of forms. यहाँ पे एक गलती जो बच्चे कर सकते हैं is focusing and spending the entire answer just talking about what Plato's theory of forms is and spending very little time critically analyzing it. ठीक है, तो आपने very quickly introduce करना है प्लेटो को, introduce करना है किस तरह से ये idealism के साथ associated है, किस तरह से one of his core theories is his theories of forms, जिसके थ्रू ये नॉलेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ट्रू नॉलेज क्या है, वो ये थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या आइडियाज़ के अंदर है, क्योंकि यही नॉलेज जो है परमानेंट है, यूनिवर्सल है, इनफैलिबल है, राइट। किस तरह से वो इस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के ऊपर इलेबोरेट करते हैं, तो आप एनालॉजी ऑफ केव की बात कर सकते थे, आप एनालॉजी ऑफ डिवाइडेड लाइन को रेफर कर सकते थे, एनालॉजी ऑफ सन के बारे में बात कर सकते थे। इन सब के थ्रू आप एल्यूसिडेट कर सकते थे, इलेबोरेट कर सकते थे। एंड देन हाउ वेरी इंपॉर्टेंटली थ्योरी ऑफ फॉर्म्स thereby becomes the base, जिसके बेसिस पे उनकी बाकी जितनी भी थ्योरीज हैं, चाहे वो आइडियल स्टेट की हो, चाहे वो जस्टिस की हो, ये सब ही इस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के साथ इंटरमिटली रिलेटेड थी, राइट। बिकॉज आपकी जो जस्टिस है वो इंटरमिटली रिलेटेड थी टू द थ्योरी ऑफ सोल्स, जहाँ पे थ्योरी ऑफ सोल्स में जो गार्डियन क्लास थी, राइट, जो आपकी रूलर्स की फिलोसोफर किंग कहाँ से आता है, समवन हु इज प्रिवी टू दिस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, राइट। वो ही जो है फिलोसोफर किंग बन सकता है thereby ensuring a just and ideal state. However, इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया, राइट। सो वेरियस थ्योरिस्ट ने जो है बोला कि एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। ड्वॉकिन जैसे लोगों ने बोला कि इसका कोई एम्पेरिकल बेस नहीं है, हाउ डू यू प्रूव इट,
राइट, ये पॉसिबल नहीं है। एरिस्टोटल खुद ने, जो उनके ही स्टूडेंट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को, राइट, जहाँ पे उन्होंने बोला कि सिर्फ ये एक वैलिड फॉर्म ऑफ नॉलेज नहीं हो सकती, बल्कि एक्सपीरियंशियल प्रैक्टिकल नॉलेज भी एक वैलिड फॉर्म ऑफ नॉलेज है, राइट। सिमिलरली उन्होंने बोला कि ये आप कैसे बोल सकते हैं कि देयर इज ओनली वन एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ गुड, राइट, ये आप कैसे बोल सकते हैं, मल्टीपल भी तो हो सकते हैं। साथ में ये कहते हैं कि ऐसे कैसे होता है कि फॉर एवरी एंटिटी, टेबल के लिए, रोज के लिए, लैपटॉप के लिए, हर चीज के लिए देयर इज अ फॉर्म विच एग्जिस्ट बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड, राइट, ये कैसे पॉसिबल है। एंड देन ऑब्वियसली कार्ल पॉपर ने बोला दैट यही थ्योरी ऑफ फॉर्म्स बिकम्स द बेसिस ऑफ हाउ Plato is an enemy of open society, and through forms he wants certainty, finality in an ever changing world, right? And इसी के थ्रू ये क्लोज सोसाइटी जो है ये बना देते हैं। तो आपने सारे क्रिटिकल एनालिसिस के पॉइंट्स जो है इंक्लूड करने थे अपने आंसर्स के अंदर, इवन इफ अगर आपको एक दो स्कॉलर्स ही याद है, बट इसकी क्रिटिकल असेसमेंट अगर आप अपने वर्ड्स में भी कर रहे हैं, उसे करना जरूरी था। वी कम टू द लास्ट सब पार्ट, अगेन अमो, एंड आई थिंक एम एन रॉय इज अ वेरी फेवरेट टॉपिक, या सेक्शन ए में आईपीटी के अंदर, या फिर सेक्शन बी में नेशनल मूवमेंट के अंदर इनका रेडिकल ह्यूमनिस्ट थॉट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि एम एन रॉय के पॉलिटिकल थॉट हाईलाइटेड द ह्यूमनिस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ मार्क्सिज्म। तो अब यहाँ पे बात कर सकते हैं कि किस तरह से ही स्टार्टेड ऑफ एज अ मार्क्सिस्ट, what were his problems with Marxism, and therefore he presented a radical humanist purpose, a radical humanist view जो कि एक तरह से tweak करता था certain notions of Marxism, जहाँ पे he picked up the best of Marxism, but उसे अपनी humanist theory के साथ combine किया to put forward a new kind of theory, right? जहाँ पे अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मिश्रण, तीन चीज़ों के मिश्रण को जो है प्रोड्यूस करने की कोशिश की, विच वॉज ऑफ रीजन, मोरालिटी एंड फ्रीडम। जहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, क्योंकि ये मोरालिटी एंड फ्रीडम मिसिंग हो जाते हैं मार्क्सिज्म के एलिमेंट से, जिसके कारण जो है प्रॉब्लम निकल के आती है, पर्टिकुलरली जो फ्रीडम है, ये जो मोरालिटी है, ये पर्टिकुलरली लैकिंग हो जाती है, राइट। बिकॉज अगेन जब हम बात करते हैं मार्क्सिज्म की, एक ओवर्टली साइंटिफिक थ्योरी की तरह आगे रखी जा रही थी। देन अगेन इसका जो फोकस था ऑन वेरी इंपॉर्टेंटली वायलेंस वाज समथिंग दैट एम एन रॉय डिड नॉट रियली अग्री विद, ठीक है। तो किस तरह से ये चेंजेस लेके आए, थ्रू हिज ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव, बाय कंबाइनिंग मटीरियलिज्म एंड रैशनलिज्म टुगेदर टू बी एबल टू डील विद एंड कर्ब द इविल्स ऑफ इंपीरियलिज्म, while also focusing on ensuring creativity and autonomy to the individual, which was one of the core goals of Marxism, right? Marxism का idea ये था that at the heart of the theory humans are productive creative individuals, और उसी चीज़ को जो है हमने encourage करनी है। But at the same time, unlike deterministic Marxism, रॉय ने ह्यूमन विल को जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर दिया। पर एट द सेम टाइम मार्क्सिज्म की जो इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन है, उसे मद्देनजर रखते हुए डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट के वो अगेंस्ट थे, इसीलिए उन्होंने इंस्टेड ऑफ टॉप डाउन सोसाइटी, इन्होंने इमेजिन किया वेरी डिसेंट्रलाइज्ड कोऑपरेशन बेस्ड सोसाइटी, राइट। सो ये सारे आइडियाज को जो है आपने लिस्ट आउट करना था on how his idea of radical humanism was an evolved perspective of all the weaknesses that he had found within Marxism. Thereby his perspective made Marxism more humanistic in nature, ठीक है। तो इस चीज़ों पे आपने इलेबोरेट करना था इस आंसर में। With this, our section A का discussion for paper 1 comes to an end. नेक्स्ट हम लेके आएंगे सेक्शन बी की डिस्कशन को। अगर आपको और भी क्वेश्चंस हो, कोई और डाउट्स हो, यू कैन ऑलवेज लिस्ट देम आउट इन द कमेंट्स बिलो एंड वी विल आंसर दोस, राइट। दिस वाज ऑल फ्रॉम मी टुडे। ऑल्सो इफ यू आर स्टिल लुकिंग और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 ऑप्शन, तो हमारा बैच 6 जो है, लास्ट बैच ऑफ PSIR, वो शुरू हो गया है। आप 1 अक्टूबर तक 20% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो इफ़ यू फील लाइक ज्वाइनिंग इट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट or get in touch with our team. Right? This was all from me today. Thank you and keep watching Sleepy Classes.